24 ट्रिलियन डॉलर के खजाने वाला देश कैसे हुआ गरीब? दुनिया के भ्रष्ट देशों में आखिर क्यों शुमार हुए ये मुल्क? आखिर इस देश की दौलत ही क्यों बन गई उसके लिए आफत? अब यहाँ सरकार खुद ही क्यों बर्बाद कर रही है अपनी इकोनॉमी? दोस्तों हैरान मत होइए, ये एक बड़ी सच्चाई है जिसे जानकर अमेरिका तो क्या, चीन और रूस, जापान और भारत भी हैरान है। खुश तो पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, एक खास मुल्क की बात कर रहे हैं जिसका नाम आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा। वैसे भी दोस्तों आपने दुनिया के सबसे अमीर देशों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो बहुत गरीब हैं? इन देशों में इतनी गरीबी है कि इन देशों के लोगों को आज के दिन भी भरपेट भोजन ठीक से नहीं मिलता। ये देश इतने गरीब हैं कि इस देश की जीडीपी दुनिया के अमीर आदमी की कुल संपत्ति से ज्यादा नहीं है। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, जिसे कुछ लोग डीआरसी या सिर्फ कॉन्गो भी बुलाते हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से ये एक है, लेकिन इस देश के साथ खास बात यह है कि इनके पास 24 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की नेचुरल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे तांबे, हीरे, अन्य खनिज से समृद्ध देश है, लेकिन फिर भी गृह युद्धों के कारण देश में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों को मौत और विस्थापन का सामना करना पड़ा है। भ्रष्टाचार और खराब बुनियादी ढांचे के कारण देश की आर्थिक वृद्धि घट रही है, यानी इनका गरीब होना स्वाभाविक नहीं था। अगर कॉन्गो चाहे तो आज यूरोप के देशों के साथ कंपीट कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ की गिनती सबसे गरीब देशों में होती है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत यहाँ हर बार अपनी सेना और अर्धसैन्य बल को भेजता है। तो आखिर क्या वजह है जो इस तरह के देश को भी गरीब रख सकती है, और इससे हम दुनिया के बारे में क्या सीख सकते हैं? कैसे हुआ देश का ये हाल? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि कॉन्गो के पास 24 ट्रिलियन डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये इतना पैसा है कि अगर कॉन्गो इसे एक्सट्रैक्ट कर ले तो अगले 25 सालों तक बिना कुछ काम किए भी यहाँ के लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर सकते हैं। ये दुनिया के टॉप इकोनॉमी में से एक हो सकती है, लेकिन अगर हम असली नंबर्स को देखें तो आज इस 10 करोड़ की आबादी वाले देश की कुल जीडीपी 55 मिलियन डॉलर है। ये कितनी कम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद इससे दोगुना पैसा तो गौतम अडानी के पास है। तो कैसे हुआ देश का ये हाल? ये जानने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि जिस 24 ट्रिलियन की नेचुरल वेल्थ की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। अफ्रीका के बीचों बीच बसा ये देश आज जेमस्टोन्स, मेटल ओर्स, पेट्रोलियम तो प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इनके पास कोबाल्ट और लिथियम भी बहुत ही भारी मात्रा में अवेलेबल है, जिसके ऊपर आज सारी मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड है। आपका फोन, लैपटॉप, हर वो चीज जिसमें एक बैटरी की जरूरत होती है उसमें लिथियम और कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है। और जिस तरह से अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में प्रवेश करते जा रहे हैं, इन मेटल्स की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं इतना सब होने के बाद भी कॉन्गो आखिर गरीब कैसे रह गया। ये बात कॉन्गो की आजादी से ही शुरू हो जाती है। कॉन्गो पर पहले बेल्जियम का कब्जा था, लेकिन 1960 में वो फाइनली अपनी आजादी पा लेता है। आजादी मिलने के समय उनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ थी, और इन 2 करोड़ लोगों में से सिर्फ 16 लोग ऐसे थे जिनके पास ही कॉलेज डिग्री थी। यहाँ 16% की बात नहीं हो रही है, यहाँ 16 लोगों की बात हो रही है। बेल्जियम ने इस देश को इतना लूटा था कि एजुकेशन यहाँ बिल्कुल ना के बराबर थी, और आजादी मिलने के वक्त 2 करोड़ में से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो कॉन्गो की सरकार में काम करते थे। इस वजह से जो पहली प्रॉब्लम सामने आई थी वो ये कि उनके आसपास ऐसा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं था जो कि देश को संभाल सके। ये तो समस्या चली ही आ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर भी चल रही थी। कॉन्गो में परेशानी ये थी कि आजादी के बाद वहां पर कई सारे मिलिशिया ग्रुप्स बन गए थे जो कि बंदूक की नोक पर देश पर कब्जा करना चाहते थे, और अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही इस तरह के ग्रुप्स को हथियार और पैसा सप्लाई कर रहे थे, और इस जंग में जान जा रही थी वहां के आम लोगों की। इसके बाद 1965 में फाइनली वहां अमेरिका की मदद से मिलिट्री ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता में आ गए। मोबुटू सेसे सेके इस मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ ही कॉन्गो में करप्शन का एक नया दौर शुरू हो गया। बाहर तो वायलेंस चल ही रहा था जिससे इन्हें कंट्रोल करना था, लेकिन अब कॉन्गो की वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए
इन्हें देश में इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत थी और लोन भी चाहिए थे। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होती है। अगर हर तरफ मिलिट्री के लोग AK-47 लेकर घूम रहे होंगे, कोई भी कंपनी कॉन्फिडेंटली वहां आकर बड़े बड़े माइनिंग ऑपरेशन सेटअप नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी ओर दुनिया को कॉन्गो के रिसोर्सेज की भी जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर दो प्लेयर्स घुस गए और वो अमेरिकन और चाइनीज थे। इन लोगों ने यहाँ पर सरकार को घूस खिलाकर बड़े बड़े माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। लेकिन दोनों ही देश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बड़ी बड़ी मशीन सेटअप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं थी। इन लोगों ने माइंस में वहां के लोकल लोगों को ही काम दे दिया। ये लोग बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के बहुत ही बेसिक रूल्स के साथ यहाँ पर माइनिंग करने लगे, जिससे उनकी हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ा। लेकिन वॉर के कारण वहां पर कोई भी और इंडस्ट्री कभी फल फूल नहीं पाई थी, इसलिए लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इस तरह आजादी मिलने के बाद भी लोग एक तरह से गुलाम रहे। पहले वो बेल्जियम की सरकार के गुलाम थे और अब इन माइनिंग कंपनीज के गुलाम हैं। इन माइनिंग जॉब से वहां के लोगों को बस इतना पैसा मिल जाता था कि वो अपना गुजारा कर सकें, और ये कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही थी। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक ने इन्हें इग्नोर नहीं किया। जब भी कोई देश गरीब होता है तो वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन ले सकता है, जिससे वो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, और जब उसके बाद इन प्रोजेक्ट से कमाई के साधन आने शुरू हो जाते हैं तो वो उस लोन को चुका सके। भारत समेत सभी आजाद हुए देशों ने यही रास्ता अख्तियार किया। लेकिन कॉन्गो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब भी यहाँ पर पैसा आता था तो डायरेक्टली वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स और सरकारी ऑफिसर्स की जेब में चला जाता था और ग्राउंड में कुछ पहुंचता ही नहीं था। इस वजह से कई बार IMF और वर्ल्ड बैंक को इनके लोन्स माफ करने पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका पैसा ये देश चुका ही नहीं पाएगा। जब कई सालों तक बार बार मदद करने के बाद वहां कोई चेंज नहीं आया तो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। इसलिए आज कॉन्गो की मदद करने वाला कोई देश नहीं बचा। अब कॉन्गो के पास रेवेन्यू का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है माइनिंग। आज अमेरिकन कंपनीज भी कॉन्गो से बाहर चली गई हैं और वहां पर अब सिर्फ चाइनीज कंपनी ही ऑपरेट करती है। आज चाइना कॉन्गो में 19 में से 15 इंडस्ट्री माइंस को कंट्रोल करता है, और चीन जानबूझकर बच्चों को इस काम पर लगाता है, क्योंकि उनसे कम पैसों में काम करवाना ज्यादा आसान है। दोस्तों, CDM एक चाइनीज माइनिंग कंपनी है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी के कस्टमर्स में टेस्ला और फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। 2016 में आई एक NGO की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एक कंपनी अपनी वर्कर्स का अब्यूज करती है, उन्हें बिना कॉन्ट्रैक्ट के घंटों तक काम करवाती है और साथ ही उन्हें देर तक भूखा भी रखा जाता है। इन माइंस में अगर कभी किसी वर्कर की मौत हो जाती है तो ये कंपनी इस मौत को सरकार को रिपोर्ट तक भी नहीं करती, बल्कि उसे वहीं दफनाकर बॉडी छिपाने की कोशिश करती है ताकि काम न रुके। इस काम के लिए उस वर्कर के घर वालों को भी मामूली रकम दे दी जाती है और कोबाल्ट के नाम पर यह पूरा व्यापार चलता रहता है। इन माइंस में लोगों को जबरदस्ती काम करवाने के लिए काफी सारे गार्ड्स हायर किए जाते हैं जो लोकल मिलिशिया से होते हैं। AK-47 हाथ में लिए खड़े हुए गार्ड्स फॉरेन प्रेस को भी आने की इजाजत नहीं देते। कॉन्गो की सरकार भी इस पूरे खेल में शामिल है और स्लेवरी के बदले उनकी जेबें भी चीन की कंपनियां भर देती हैं। कॉन्गो में एजुकेशन का हाल आज भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए यही ज्यादा फायदे का सौदा है कि वहां पर लोग अनपढ़ और गरीब ही रहें। अनपढ़ गरीब सिटीजन्स अपनी सरकार से ज्यादा डिमांड नहीं करती और ना ही अपनी सरकार का विरोध कर पाते हैं। इसलिए जब तक जनता इस तरह अंधेरे में रहेगी, सिर्फ तभी वहां पर सरकार पैसा कमा सकती है। सरकार के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस देश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर यहाँ पर सचमुच में इकोनॉमी रिफॉर्म्स कर दिए गए और इस दास्ता को खत्म कर दिया गया तो फिर कोबाल्ट भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें लेबर को अच्छे से पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो जाएंगे और कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उनके प्रॉफिट कम हो। और आज के पूंजीवादी समाज में तो हर देश में पॉलिटिकल पार्टीज पर इन कंपनियों का ही कब्जा रहता है। वरना जो अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर इराक और लीबिया जैसे देशों के स्टेटस घटाने में सबसे आगे रहा है, वो क्यों नहीं कॉन्गो में जाकर के वैसा ही कुछ करता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से चीन नाराज हो जाएगा और अमेरिकन कंपनीज भी। कॉन्गो को आज हम सही रूप में एक मैन मेड डिजास्टर कह सकते हैं, जहां पर जानबूझकर लोगों को एजुकेशन और इकोनॉमी रिफॉर्म से वंचित रखा जाता है,
क्योंकि वहां के लीडर्स अपनी जेबें भरते रहते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले देशों को उनका रॉ मटेरियल सस्ते में मिलता रहता है। और हमें कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई ये 21वीं सदी है? क्या हम वाकई 21वीं सदी में फोर्स लेबर और स्लेवरी के कारण इस टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन को एंजॉय कर पा रहे हैं? और क्या आज इन कंपनीज और इन सरकारों में इतनी मानवता भी नहीं बची है कि इन लोगों को डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड भी दे सके? सवाल तो कई हैं, लेकिन शायद इन्हें भी भुला दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? अगर कॉन्गो को डेवलप होना है तो क्या चेंजेस की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको पसंद आई हो ये जानकारी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।